तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान भाग 3 के अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं वह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। क्या है? भाग 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 जो हमारा है औरतों ने बदली दुनिया। बच्चों, हमने इसके पिछले भाग 2 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? परिवर्तन के लिए सीखना, जिसके अंतर्गत मैं एक बार आपको पुनः स्मरण करा देता हूँ कि उसमें किस प्रकार से राज सुंदरी देवी है ना, रुकैया सखावत और पंडिता रमाबाई की कहानी के माध्यम से हमने समझा कि परिवर्तन के लिए सीखने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। उनके द्वारा ना जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और महिलाओं के लिए है ना विभिन्न प्रकार के उन्होंने आयाम स्थापित किए। आज जो हम पढ़ेंगे इस अध्याय नंबर 5 में भाग 3, वो है वर्तमान समय में स्कूली जो शिक्षा है और विद्यालय है वो किस प्रकार से हमारे भारत में है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं आज कि हमारे भारत में है ना जो अब धीरे धीरे लड़के और लड़कियों में भेद कम होता जा रहा है, और उसी भेद कम होने की वजह से लड़के और लड़कियों को समान रूप से क्या भेजा जा रहा है? स्कूल भेजा जा रहा है। कुछ विषम परिस्थितियों में लड़कियों के साथ भेदभाव कुछ मात्रा में हो रहा है, फिर भी हम क्या होता है लड़कियों और लड़कों में कुछ मात्रा में क्या है शिक्षा में अंतर देखने को आज भी हमारे को मिल रहा है। इतनी मात्रा में नहीं जितने पहले था, कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है अंतर मौजूद है। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना का मतलब है जनसंख्या की जो गिनती होती है, कितने लोग रहते हैं उनकी गिनती होती है, हर 10 वर्ष में होती है। जैसे कि आपके यहाँ जनगणना का लोगो भी दे रखा है, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। अब इसमें क्या की जाती है? पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है हर 10 वर्ष में। जैसे अभी है ना जो 2021 में जनगणना हो रही है, उससे पहले कब हुई थी? 10 वर्ष पहले 2011 में हुई थी। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। अब इस जनगणना में क्या होती है, जो भारत में जो सभी प्रकार के जो सभी लोग रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे अन्य वर्ग के हों, सभी की है ना जो विभिन्न प्रकार की जानकारी इसमें एकत्रित की जाती है। उसमें है ना जो उनकी आयु, पढ़ाई और काम आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। किसमें? जो प्रत्येक हर 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है उसमें। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों में के आकलन के लिए करते हैं। अब जो ये जानकारी एकत्रित की जाती है हर 10 वर्ष में, उसके द्वारा है ना विभिन्न प्रकार के आकलन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से, जिसमें जैसे साक्षरता है और लिंगानुपात है और भी बहुत सारे है ना जो आकलन इस जनगणना के माध्यम से किए जाते हैं। अब देखो 1961 में जब जनगणना हुई, उसमें हम क्या देखते हैं 1961 की जनगणना में कि जो लड़कों और पुरुषों का है ना 7 वर्ष से अधिक आयु के है ना जो पुरुषों पर जो जनगणना हुई, उसमें क्या देखा कि 40% 1961 में शिक्षित था। 1961 में जो लड़कों का 7 वर्ष से अधिक पर वो जनगणना की गई, तो उसमें से टोटल 100 में से 40 जो लड़के हैं वो साक्षर थे। जबकि उसी संदर्भ में 1961 में लड़कियों के लिए देखते हैं तो केवल 15% भाग ही साक्षर या शिक्षित था। अब देखो कहाँ 40 और कहाँ 15। लड़कियों को समान पढ़ने के अवसर उस दौरान नहीं मिलते थे। 1961 में ये जनगणना के आंकड़े हैं ये। उसके बाद में हमारी पिछली वाली जनगणना हुई 2011 की जनगणना, उसके आंकड़ों के अनुसार देखते हैं कि पुरुषों की जो साक्षरता प्रतिशत उसमें 82% हो गई। अब धीरे धीरे उसके बाद में है ना जो 1961 के बाद में और भी जनगणना हुई अगले 10 वर्ष में, लेकिन यहाँ हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। इसमें जब हम देखते हैं तो पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में क्या हुआ, साक्षरता की जो प्रतिशत में उसमें बढ़ाव देखने को हमारे को मिला। उसमें किस प्रकार से 82% तो अब साक्षरता किसकी हो गई? पुरुषों की हो गई, जबकि महिलाओं की कितनी हो गई? 65% हो गई। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं 2011 की जनगणना होने के बाद में भी कि फिर भी लड़कों और लड़कियों की जो साक्षरता में अंतर है वो बराबर देखने को नहीं मिला। आज भी उनमें अंतर देखने को मिला हमारे को 2011 की जनगणना के अनुसार। नीचे दी गई तालिका में अब यहाँ एक तालिका दी गई है जिसे हम इस पर चर्चा करेंगे, इस तालिका पर। उसमें विभिन्न कार्यों को उन लड़के और लड़कियों का प्रतिशत बताया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। अब इस तालिका में क्या है कि उन लड़के और लड़कियों को बताया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, और साथ में इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां भी शामिल है कि वो
किस प्रकार, जैसे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, है ना, और प्राथमिक जो स्तर की जो शिक्षा होती है ना, उसमें ये लड़के और लड़कियां किस किस स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो चलो इस सारणी को समझते हैं। सबसे पहले है प्राथमिक स्तर, जो स्कूल स्तर है ना, उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, कॉलेज स्तर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखोगे सभी वर्गों के जो लड़के लड़कियाँ हैं, उसमें यहाँ है 4.36 और यहाँ है 3.88 और टोटल योग में है 4.13। प्राथमिक स्तर पर ये छोड़ने का उनका आंकड़ा है, किसका, लड़के और लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्राथमिक स्तर पर। और जबकि इसी में देखते हैं अनुसूचित जाति में, देखो 4.71, 4.20 और यहाँ 4.46। यहाँ टोटल में देखो आप कि इसमें टोटल में ये अनुसूचित जाति ज़्यादा है। अनुसूचित जाति की जो लड़के और लड़कियों का है ना, जो प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा है स्कूल छोड़ने का। अब यहाँ अनुसूचित जनजाति में भी यही है। यहाँ देखो टोटल में 6.93, तो जो लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो सभी वर्गों की और साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो हम क्या पा रहे हैं, जो प्राथमिक स्तर पर है ना, जो लड़के और लड़कियों का छोड़ने का प्रतिशत तो यहाँ पर है सभी वर्गों के, लेकिन साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लड़के और लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत और भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। इसी प्रकार से माध्यमिक का दे रखा, उच्च प्राथमिक का दे रखा है, इसमें है ना जो 3.49, सभी में 4.68 और टोटल योग में आ जाएगा 4.03। लेकिन जब अनुसूचित जाति में देखते हैं तो यहाँ 5%, यहाँ 6.3%, यहाँ 5.51 और यहाँ 8.48 अनुसूचित जनजाति में, और यहाँ पर 8.71 और टोटल में अनुसूचित जनजाति में 8.59। तो यहाँ जब उच्च प्राथमिक में भी देखते हैं तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है स्कूल छोड़ने को लेकर, कि इस स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। लेकिन हम जब माध्यमिक का देखते हैं 9वीं से 10वीं क्लास, उसमें देखते हैं तो हम पाएंगे कि और भी सभी वर्गों में भी सबसे ज़्यादा स्कूल इसी वर्ग में छोड़ रहे हैं बच्चे बीच में, और साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी सबसे ज़्यादा इसी वर्ग, ये जो माध्यमिक वर्ग है, इसी में सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियां बीच में ही क्या कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। हमने इस सारणी के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से बीच में ही है ना, स्कूल जाते दौरान ही बीच में लड़के और लड़कियां स्कूल छोड़ देते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में, अब हमने उस पर सारणी के माध्यम से चर्चा की कि सब लड़कियां और सब लड़कों की जो वो थी वर्ग बना हुआ था सारणी में, उसमें हमने ये देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां ना स्कूल छोड़ने की जो दर है वो ज़्यादा है। लड़कों में भी ज़्यादा है तो लड़कियों में भी ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लड़कियों का बहुत ज़्यादा स्कूल छोड़ने का दर है। किसमें, जो सब लड़कियां हैं और साथ में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, उसमें काफ़ी अंतर देखने को हमारे को मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल रहने की संभावना कम रहती है। अब हम क्या समझ पाए उस सारणी के माध्यम से कि वास्तव में जो दलित और आदिवासी है ना लड़कियां हैं, है ना, जो गरीब हैं, तो ये क्या है, इनकी जो स्कूल छोड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। स्कूल छोड़ने का प्रतिशत क्या है, बहुत ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। अब हमने वहाँ 2011 की जनगणना में हमने ये सारणी के माध्यम से तो अध्ययन किया, अब उसमें एक अध्ययन और पाओगे आप 2011 की जनगणना, उसमें आप अपने शिक्षक से भी बात कर सकते हो कि वहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ है ना और भी ज़्यादा क्या करती है, जो शिक्षा पूरी बहुत ही कम करती है, मतलब उनका और भी ज़्यादा स्कूल छोड़ने का प्रतिशत क्या रहता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा भी ज़्यादा रहता है। किनका, मुस्लिम वर्ग की लड़कियों का। अब इसको हम ना जो इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि देखो किस प्रकार से लड़कियों का जो लड़कों का प्रतिशत है वो 4.36 है, और अनुसूचित जाति के जो लड़के हैं वो छोड़ने का प्रतिशत कितना है, 7.02। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से भी हमने समझा कि है ना जो लड़कों और लड़कियों का जो स्कूल छोड़ने का प्रतिशत है वो किस कैटेगरी में ज़्यादा है, प्राथमिक में है, उच्च प्राथमिक में है या माध्यमिक में। अब यहाँ एक चित्र और दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक स्लोगन है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह कार्यक्रम
जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने 2014 में है ना, जो स्वतंत्रता दिवस था 2014 का, वहाँ से उन्होंने लागू करने की घोषणा की। लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत क्षेत्र से हुई थी। इसमें क्या होता है कि लड़कियों के सभी प्रकार के समुचित विकास की है ना, जो बातें की गई है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसके माध्यम से लड़कियों के लिए बनाई गई है, और इनके लिए ना बजट का भी इस भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब वहाँ पर हम मुस्लिम लड़कियों की बात कर रहे थे। मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रह पाती है। हमने देखा कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं ना, वो स्कूल में 3 वर्ष ही रह पाती है, और जो अन्य लड़कियाँ हैं वो स्कूल में कितने वर्ष रह पाती है, 4 वर्ष रह पाती है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। अब हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली कि कोई भी बच्चा जब स्कूल छोड़ता है तो विषम परिस्थितियों में छोड़ता है या उसके कोई विशेष कारण होंगे। अब साथ में ये दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, उनका भी स्कूल छोड़ने का कोई विशेष ही कारण होगा, विषम परिस्थितियां होंगी। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो स्कूल है न शिक्षक है। अब देखो, जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, या बहुत सारे आदिवासी इलाके हैं, वहाँ तो न तो पर्याप्त मात्रा में स्कूल है, न पर्याप्त मात्रा में पढ़ाने के लिए क्या है, शिक्षक है। इसलिए भी ये भी एक कारण है स्कूल बीच में ही छोड़ने का बच्चों का, जो लड़कियों का खास कर से। अब एक और कारण है, यदि विद्यालय पास में न हो तो, यदि विद्यालय पास में नहीं हो तो माता पिता क्या करते हैं, अपने लड़कियों को वहाँ पर भेजते नहीं है, क्योंकि उस दौरान है ना, जो किसी प्रकार की दुर्घटना से है ना, जो वो क्या करते हैं, ये समझते हैं कि हम कोई प्रकार की दुर्घटना हो जाए, इसके लिए वो लड़कियों को है ना, जो पास की स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, दूर की स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए अगर कोई साधन की व्यवस्था हो तब भी वो स्कूल में लड़कियों को भेजना पसंद करते हैं, अन्यथा वो बिना साधन लड़कियों को स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं। अब साथ में क्या होता है कि कुछ परिवार बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं। अब अपनी आजीविका चलाने के लिए वो लड़कियों को अपने साथ में काम पर सहयोग ले लेते हैं उनका, तो फिर क्या करते हैं, बीच में लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। इस वजह से भी लड़कियों को क्या स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, और इस स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन इस स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता क्यों मिलती है, कि जैसे हमने समझा कि लड़कों से तो हम क्या आशा करते हैं कि बड़ा होकर क्या करेगा, हमारा पालन पोषण करेगा। तो इस स्थिति में लड़कियों के दरमियान लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। जो लड़कियों के बारे में तो हम क्या सोचते हैं कि वो तो आगे जाके ससुराल में जाएगी और वहाँ ससुराल में पालन पोषण करेगी। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वे उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी है ना, जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव करते हैं। अब इन जो हम विभिन्न प्रकार के जो कारण देखे हमने स्कूल छोड़ने के, उसमें साथ में एक कारण और है कि बहुत से बच्चे इस कारण से भी स्कूल छोड़ देते हैं कि जो उनके शिक्षक है या उनके सहपाठी है, उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे कि पिछले पाठों में हमने, पिछले जो अध्याय हैं उसमें हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किस प्रकार से उस स्कूल में क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। तो इस प्रकार के भेदभाव से भी बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? अब हम ये जो भाग है हमारा 3 भाग, अध्याय नंबर 5 का जो तीसरा भाग है, इसमें हमने समझ लिया कि किस स्तर पर, हमने सारणी के माध्यम से भी समझा। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे जो किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई दिया आपको सारणी के माध्यम से, माध्यमिक स्तर पर दिए ना, तो आपके उत्तर में क्या देंगे इसमें कि माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए नजर आए। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के और लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? अब आपको इस प्रश्न का उत्तर, जैसे कि हमने समझाया कि भाई आदिवासी लड़के और लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत अधिक क्यों मिला, क्योंकि आदिवासी लड़के और लड़कियाँ वहाँ एक तो विषम परिस्थितियाँ होती है, ना तो पर्याप्त मात्रा में स्कूल होते हैं, न पर्याप्त मात्रा में उन स्कूलों में शिक्षक होते हैं, साथ में दुर्गम इलाका होता है, विषम परिस्थितियाँ होती है, साथ में निर्धनता भी एक कारण है कि ना उनका परिवार का पालन पोषण करने के लिए है ना, जो उन बच्चों को अपने साथ में शुरू से ही काम पे लगा लिया जाता है, इसलिए भी बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत ये भाग 3 पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे हम इसका भाग 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।